अच्छा, वो पेपर एक बार लीक हुआ तो समझ में आता है, लेकिन बार-बार पेपर लीक हो रहा है। राइट। और जिसकी वजह से जो बच्चों को परेशानियाँ हुई, जो लड़के तैयारी करते थे, स्टेशन उस पे जाते थे, एग्ज़ाम देते थे, हाँ, आधी एग्ज़ाम दी और उसके बाद पता चला कि आपने पेपर लीक हुआ था कई तो बच्चों ने वॉकआउट सुसाइड भी कर किया। लिया। हाँ, 20-22 बच्चों ने भी सुसाइड कर लिया। तो ये जो एंग्विश और पेन और परेशानियाँ बच्चों को और उनके पेरेंट को थी, अ, उसकी वजह से मेरा ख़्याल है ये सारा गुस्सा सामने आया। कि गलतियों की वजह से 22 बच्चों ने सुसाइड किया हाँ। और हज़ारों लाखों स्टूडेंट को जो है परेशानियाँ हुई। हम्म। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने लेना चाहिए और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का रिसिग्नेशन मांगा। जो हुआ, इस स्टेज की प्रिपरेशन के लिए प्राइवेट कोचिंग में बच्चे हाँ। जाते और पैसा खर्च करते हैं, और पैसा खर्च इतना करते हैं कि जो लोअर इनकम ग्रुप है वो लोन लेके करते हैं। हाँ। तो उनको उनके जो लोन है उनको वो माफ़ किया जाए, सब्सिडी दी जाए लोन पे, अच्छा। और वो लोन देने की प्रोविज़न की जाए। नेशनल प्राइवेट एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी, इसमें सुधार लाया जाए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई इसके जगह पब्लिक एक बना दो, और उसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट बना, उसका अकाउंट, उसका अवार्ड वो बना दो। तो ये उनकी डिमांड थी। मेरा ख्याल ये डिमांड सरकार ने लगभग सारी एक्सेप्ट की है। तो जिन लोगों के 12वीं में मार्क्स कम है लेकिन कोचिंग से उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, उनको एडमिशन मिलती है। हाँ। और जिन लोगों के मार्क उनसे ज़्यादा है उनको मिलती नहीं है। कोचिंग का जो मसला है वो इतना गंभीर बन गया है। ये एक तरीके से पैरेलल एजुकेशन पैरेलल कोचिंग बना है और पैरेलल टीचिंग बनी है इंटरमीडिएट लेवल पे। और इसमें वही लड़का जा रहा है जिनके पास पैसे हैं। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको एडमिशन नहीं मिल पा रही। एग्जैक्टली। और जो कम मार्क जिसको 12वीं में उसको भी एडमिशन मिल रही है। और गांव के लड़के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ये सारा कोचिंग नहीं कर पाते, उनको नहीं मिल रही है। जहाँ डाइवर्सिटी है और स्टैंडर्ड वेरी करते हैं और गरीब अमीर तबका होता है, तो उन्होंने ये मेथड फॉलो किए कि नहीं भाई, एडमिशन जो है हम हायर सेकेंडरी के बेसिस के ऊपर देंगे। कि आज 50% यूनिवर्सिटी, 65% कॉलेजेस, 75% स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जिसमें ट्रेनिंग विनिंग दिया थे, ये सारे प्राइवेट बन रहे हैं जिसमें फी ज़्यादा है। और उसमें जो लो इनकम ग्रुप का लड़का नहीं जा पा रहा है। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इन अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट महाराष्ट्र में हुआ। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। देश में जो आंदोलन हुआ जेन ज़ी का, इस आंदोलन ने देश के शिक्षा व्यवस्था पर एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। जिस तरह से हमने देखा कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, समूचे देश से हजारों वहाँ युवा इकट्ठा हुए, सीजीपी के माध्यम से आंदोलन शुरुआत हुई। सोनम वांगचुक भी आए, आयसा के लोग भी आए, काफ़ी लोग आए। इसके बाद ये आंदोलन समूचे देश भर में गया और फिर सरकार बैकफुट पे आई और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो इस आंदोलन में जेन ज़ी का रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो आज इस संदर्भ में चर्चा करने के लिए कि इस आंदोलन की अगली दिशा कैसी होनी चाहिए, यह आंदोलन सफल कैसे हुआ, क्या डिमांड्स होनी चाहिए, देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार होने चाहिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में देश के जाने माने विचारक, चिंतक, शिक्षाविद, आर्थिक विशेषज्ञ, लेखक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर सुब्बू स्वराज सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, हमने जिस तरह से ये आंदोलन देखा स्टूडेंट्स का, विशेषतः पहली बार ऐसे हुआ कि देश के स्टूडेंट्स पहली बार सामने आए। सीजेपी महज एक प्लेटफॉर्म था, कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन जो स्टूडेंट्स के दर्द थे, बार बार पेपर लीक हो रहे थे, शिक्षा व्यवस्था में इतने बदहाल थे, इसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें इस आंदोलन में देखा। तो क्या इनकी डिमांड्स थी और किस तरह से स्टूडेंट्स इकट्ठा आए? तो मेरी समझ में ये इम्पोर्टेंट इशू है डिस्कशन के लिए, लेकिन मेरी समझ में ये है कि जो एडमिशन टेस्ट है नेट के लिए और जे के लिए और एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और संस्था के लिए, उसमें जो समस्या है वो तो इमीडिएट कारण है ही है। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक और भी जो पिछले 10-15 साल से जो चीज़ें बदलाव आए हैं वो उसका एक उद्रेक है।
अच्छा। लेकिन उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि उसके कारण क्या है, जो एक डिससेटिस्फैक्शन और एक तरीके से रिवोल्ट हाँ। बच्चों में दिखा है। इमीडिएट कॉज तो उनका ये था कि जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है, हाँ। ये मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए एग्जामिनेशन लेती है। ये 2017 में इस गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की। इसके पहले जो है एक डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टेट लेवल पे उनके बोर्ड वो टेस्ट लेते थे, टेस्ट करते थे। हाँ। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई 2017 में, और सारी एग्जामिनेशन जो है, लगभग सारी एग्जामिनेशन जो है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। 2017 में इस्टेब्लिश हुई, 2018 से इन्होंने शुरू कर दिया। राइट। तो इसमें जो मूल समस्या आ गई वो ये थी कि पेपर लीक होने की। अच्छा, वो पेपर एक बार लीक हुआ तो समझ में आता है, लेकिन बार बार पेपर लीक हो रहा है, और जिसकी वजह से जो बच्चों को परेशानियां हुई, जो लड़के तैयारी करते थे, स्टेशन उस पे जाते थे, एग्ज़ाम देते थे, आधी एग्ज़ाम दी और उसके बाद पता चला कि आपने पेपर लीक हुआ था। कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। हाँ, 20-22 बच्चों ने भी सुसाइड कर लिया। तो ये जो एंग्विश और पेन और परेशानियां बच्चों को और उनके पेरेंट को थी, उसकी वजह से मेरा ख्याल है ये सारा गुस्सा सामने आया, और चीफ जस्टिस का जो स्टेटमेंट है वो ये कारण बना उसके लिए। हाँ। यूथ को जो इस ने उन्हें डाउनग्रेड किया और एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से यूथ को डिस्क्राइब किया। तो उनकी जो मुख्य समस्या है, जो आपने बात पूछी है, तो इमीडिएटली जो मुख्य समस्या उनकी ये है कि भाई ये जो पेपर लीक होता है उसके लिए उन्होंने कुछ सेफगार्ड मांगे हैं, लीगल सेफगार्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड। तो ये जो डिमांड थी उनकी, मेरा ख्याल है मुख्यतः 5 डिमांड थी। हाँ। एक तो थी कि भाई इस्तीफा होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, हाँ। जिसके गलतियों की वजह से 22 बच्चों ने सुसाइड किया, हाँ। और हजारों लाखों स्टूडेंट को जो है परेशानियां हुई। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी ने लेना चाहिए और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर का रिसिग्नेशन मांगा, जो हुआ बहुत परसुएशन के बाद। लेकिन इन्होंने कुछ रिफॉर्म मांगे। ये जो नेट एग्जामिनेशन होती है नेशनल एजेंसी की तरफ से, उसमें उन्होंने ये जो रिफॉर्म मांगे वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बड़ा ब्रीफली सुना देता हूँ। एक तो अकाउंटेबिलिटी की वजह से, अकाउंटेबिलिटी इसके बाद में हो, ये भी उनकी डिमांड रही है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये जो 22 लड़कों ने सुसाइड किए उनके पेरेंट को 1-1 करोड़ कंपनसेशन देना चाहिए। उसके बाद जो बच्चे हैं जो अपने गांव से, अपने टाउन से बाहर आके पैसा खर्च करते हैं टेस्ट के लिए, और वहाँ जाने के बाद आधा पेपर देने के बाद आप कहते हो कि भाई ये कैंसिल हो गया, तो उनके ऊपर जो खर्चा आता है आने का वगैरह, तो उसके लिए हर एक को, एक कैंडिडेट को 10-10 हज़ार रुपये कंपनसेशन देना चाहिए। अच्छा। ये उनकी एक डिमांड थी। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार लाइए कुछ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार में उन्होंने ये कहा कि भाई आप टेस्ट की जो डेट है, वो डेट एक तो आप निश्चित करते हो, लेकिन किसी कारण वो नहीं हुई, तो आप उसके साथ 3 अल्टरनेटिव या 2 अल्टरनेटिव डेट भी तय कर लो। अच्छा, ताकि बच्चों को पता चले कि ये नहीं हुआ तो कम से कम डेफिनेटली होगी, क्योंकि बच्चे साल पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो वो एक उनकी डिमांड थी। फिर उन्होंने कहा ये 30 दिन में इसका रिजल्ट जो इमीडिएटली आना चाहिए। ओके। आखिरी उनका एक इम्पोर्टेंट था कि जो इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए प्राइवेट कोचिंग में बच्चे जाते हो, पैसा खर्च करते हैं, और पैसा खर्च इतना करते हैं कि जो लोअर इनकम ग्रुप है वो लोन लेके करते हैं। तो उनको, उनके जो लोन है उनको माफ़ किया जाए, सब्सिडी दी जाए लोन पे। अच्छा। और वो लोन देने की प्रोविजन की जाए। तो ये उनकी डिमांड थी। और आखिरी में डिमांड जो थी कि ये जो नेशनल प्राइवेट एजेंसी है, टेस्टिंग एजेंसी, इसमें सुधार लाया जाए। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई इसके जगह पब्लिक एक बना दो, और उसको काफ़ी ट्रांसपेरेंट बना, उसका अकाउंट, उसका अवार्ड वो बना दो। तो ये उनकी डिमांड थी। मेरा ख्याल ये डिमांड सरकार ने लगभग सारी एक्सेप्ट की है। और साथ बाद में फिर उन्होंने कुछ ऐड किया था कि जिनके ऊपर
हाँ वो FIR भी FIR है है, वो कैंसिल हाँ, होने हाँ। चाहिए। हाँ तो ये मुख्यतः डिमांड थी। लेकिन हम्म। दूसरा आप देखेंगे, आप जो आपने भी सुना होगा कि उसमें एक टोन था आखिरी आखिरी में कि एजुकेशन रिफॉर्म, एजुकेशन हाँ सेक्टर को रिफॉर्म एजुकेशन करना रिफॉर्म चाहिए। होने चाहिए। हाँ, और इवन ये DMK की गवर्नमेंट इससे पहले थी यार, साउथ के लोग तो ये भी कहते हैं कि इस एग्जाम को स्क्रैप किया जाना चाहिए, नीट के एग्जाम या को। तो ये उनकी थी। अच्छा, इसमें अब आपने जो सवाल पूछा कि भाई आगे की दिशा क्या होना चाहिए। दिशा भी क्या होनी चाहिए और उसमें रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। हाँ, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि एजुकेशन की रिफॉर्म्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि जीडीपी का जो जब आप थे यूजीसी चेयरमैन, उस वक्त जीडीपी का जो खर्चा था होता था शिक्षा के ऊपर, शायद अभी काफ़ी घट गया है। तो इसलिए रिफॉर्म्स के लिए एजुकेशन पे अधिक खर्चा भी होना चाहिए, पहला सवाल ये भी है। और दूसरा है कि इसमें रिफॉर्म्स कैसे हो, मतलब फिर से सेगमेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि भारत की एजुकेशन पॉलिसी इस तरह से है कि जो किसी देश को कॉम्पीट नहीं कर पाती। मतलब चाइना में जिस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो पाते हैं? मेरी अपनी सजेशन ये है, वो दो लेवल पे है। हम्म। एक तो है कि इन्होंने जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाँ जो एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जिसके राइट। मार्क्स के बेसिस के ऊपर इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन होती है, हम्म। तो अब उन्होंने क्या किया कि इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया, इसका Okay. स्कोप बहुत बढ़ा दिया। तो इसमें उन्होंने क्या किया, 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई हम्म। और फिर और सारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंक्लूडेड है। ओके। इसके अलावा जो बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 40 से ज़्यादा या 50 के करीब और भी है, जिन्होंने उनका स्कोर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने एडमिशन के लिए। ओके। तो जब लड़का नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, उसको कहेंगे भाई अब नागपुर यूनिवर्सिटी तो नहीं है वो उसमें, और यूनिवर्सिटीज़ है। तो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटीज़ है, उन्होंने कह दिया कि भाई जो स्कोर उसमें होगा वही स्कोर हमारे एडमिशन के लिए लेंगे। अच्छा। अच्छा, और कुछ कॉलेजेस ने भी। तो इसका मतलब ये है कि नेशनल लेवल पे टेस्ट लेके एडमिशन देने का जो स्कोप है, वो उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को बढ़ाया हुआ है। ओके। तो यदि इसमें कुछ कमियां जो है, वो कमियां फिर उनको भी लागू होगी। तो इसमें ये इशू कंट्रोवर्शियल है और मुझे लगता है कि ये सीजेपी ने, पार्टी ने इस इशू को सही तरीके से इसके ऊपर गौर नहीं किया। उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो प्रेजेंट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिस तरह से एग्जामिनेशन करती है और उसमें जो कमियां हैं, उसी को सुधारने की बस उनकी उतना ही है, मांग उनका डिमांड उतना ही था। उतना ही। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल और बहुत सारे सरकारें हैं जिन्होंने ये नेशनल लेके टेस्ट लेके मेडिकल में एडमिशन देना या इंजीनियरिंग में देना या और कोर्सेज में देना, इसके विरोध में आवाज उठाए। राइट। उनका ये कहना है कि ये गरीबों के लिए राइट। अनफेवरेबल है, डिसएडवांटेजेस है। अब वो ऐसे है कि जो नेशनल लेवल टेस्ट आप लेते हो और उसमें जिनके पास पैसा है वो कोचिंग लेते हैं, और कोचिंग जो है वो एक्सपेंसिव है। हाँ। इसलिए वो डिसएडवांटेजेस बनता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो जिन लोगों के 12वीं में मार्क्स कम है लेकिन कोचिंग से उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, उनको एडमिशन मिलती है। और जिन लोगों के मार्क उनसे ज़्यादा है उनको मिलती नहीं है। ये जो तमिलनाडु ने एक कमेटी बैठाई थी, उसमें उन्होंने तमिलनाडु के लेवल पे स्टडी की। तो उन्होंने पाया कि जो बच्चे 12वीं उनके कुछ ग्रेड है लेकिन को प्राइवेट कोचिंग से अपनी एग्जामिनेशन को सुधारा, उनको एडमिशन मिली। लेकिन जिनको ज़्यादा 12वीं में मार्क्स थे लेकिन उन्होंने कोचिंग नहीं ली, उनको एडमिशन नहीं मिली। तो ये जो है ये बायस है और डिसएडवांटेजेस है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोचिंग का जो मसला है वो इतना गंभीर बन गया है कि एक तरीके से ये पैरेलल एजुकेशन बन गया। हाँ बिल्कुल, पैरेलल एजुकेशन बन गया है और बच्चे स्कूल जाते नहीं, पूरा समय कोचिंग में रहते हैं, चाहे IIT के हो चाहे नीट के हो। लेकिन क्या हो रहा है अमन, जो ये हो रहा है कि उनको सिर्फ कोचिंग नहीं दी जा रही है। 12वीं में वो लड़का यदि कोचिंग ले रहा है तो 12वीं क्या रेगुलर क्लासेस भी उसके हो रहे हैं, वही पे हो रही, वही मैं कह रहा हूँ, स्कूल जाते ही नहीं, मतलब कॉलेज जाते ही नहीं बच्चे। तो ये मैं बताऊं, यहाँ 3-4 एजेंसी के नाम है: अलेन कैरियर इंस्टीट्यूट, आकाश एजुकेशनल सर्विस, फिजिक्स वैलेन फिजिक्स वाला, फिटजी, श्री चैतन्य नारायण एजुकेशन इंस्टीट्यूट,
एक रेनेसांस एंड मोशन एजुकेशन, ये Right. 5 इसके दिए। इनके हजारों ब्रांचेस ऑल ओवर ब्रांचेस इंडिया, थ्रू इंडिया है, उनकी मोनोपोली है पूरी Monopoly इस और- एजुकेशन सिस्टम पे। और इनकी ये जो कोचिंग देते हैं वो जैसे आपसे अभी बात हुई उसमें पहले इसमें होता है कि 2 ईयर के लिए क्लासरूम है, हाँ 11वीं 12वीं आपकी पूरे टीचिंग यहाँ हो जाएगी, यस, साथ साथ आपकी एंट्रेंस की भी तैयारी हो की जा जाएगी। रही। हाँ उसके बाद फिर 1 ईयर के लिए है जो हम्म, 12वीं के लिए, वो 12वीं के ऊपर फोकस है। फिर रिपीटर के लिए अलग है, हाँ रिपीटर है, ड्रॉपर है, यस, और फुल ईयर उनको 1 साल डेडिकेटेड दिया हुआ है। हाँ फिर कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल का, उनके लिए भी है। हम्म, उसके बाद जो क्रैश कोर्स करना चाहता है, इतना सारा नहीं कर सकता, पैसे Right. नहीं दे पाता, हाँ। तो वो क्रैश कोर्स करे शॉर्ट ड्यूरेशन का, हाँ 1 या 2 महीने का। फिर ऑफलाइन जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन भी उनको कोचिंग दी जा सकती है। तो ये आप देखेंगे कि ये डिफरेंट तरीके से ये कोचिंग दे रहे हैं। और Right. इसकी फीस क्या है? इसकी फी मैं एवरेज दे रहा हूँ, ये तो वेरी करती है, लेकिन ये 2 साल के लिए 2.5 लाख से 3.5 लाख, यस, और 1 साल के लिए 1.5 लाख से लगभग 2 लाख। ड्रॉपर के लिए 1,30,000 और से लेके 1,80,000, और जो ऑनलाइन है उनका लगभग 70,000 या 1.5 लाख है। तो आप देखिए कि ये पैरेलल कोचिंग बना है और Right. पैरेलल टीचिंग बनी है इंटरमीडिएट लेवल पे, यस, और इसमें वही लड़का जा रहा है जिनके पास पैसे हैं। एग्जैक्टली, अच्छा, जो ये ले रहे हैं, जो गरीब है, वो भी अपना लोन वगैरह लेके कुछ कर करते रहे हैं। हैं जिन कुछ लोन के फिगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लोन एजुकेशन के लिए, ये कोचिंग के लिए मिलता नहीं है, लेकिन प्राइवेट लोन लेते हैं लोग हाँ अपने सिक्योरिटी के देने के बाद देने के लिए। तो लोन का जो प्रोपोर्शन वेरी हो रहा है वो 50,000 से 2.5 लाख तक हो रहा है। अच्छा, ये जो है इसका असर जो है वो ये है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको एडमिशन नहीं मिल पा रही, एग्जैक्टली, और जो 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 कम मार्क्स जिसको 12वीं में उसको भी एडमिशन मिल रही है। और गांव के लड़के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो ये सारा कोचिंग नहीं कर पाते, उनको नहीं मिल रही है। तो इसके वजह से ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही है। राइट, अच्छा, ये बच्चों को, सीजेपी को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो उन्होंने सेफगार्ड मांगे हैं, रिफॉर्म मांगे हैं, उसका मूल रूट्स जो है वो नेशनल टेस्ट में है। अच्छा, और नेशनल टेस्ट को जस्टिफाई किया और उसको पॉलिसी का आधार दिया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने, हाँ यस, और उससे बढ़ा दिया। ये जो 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो 2022 में सरकार ने शुरू की। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इस टेस्ट की वजह से और जिस तरह से ये बनाई उन्होंने 2020 में, इससे अंडर ग्रेजुएट लेवल की एडमिशन कम हो गई। इंडिया की इंडिपेंडेंस से 70 साल 75 साल की ये पहली बार हो रहा है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे एनरोलमेंट कम हो रही है। देखिए ना, एजुकेशन तो बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हर साल एनरोलमेंट जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख जिससे भी बढ़ाना है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका एनरोलमेंट रेट तो कम है। हाँ, अभी तो सिर्फ आपका 30% है, पहले इससे कम था। तो हर साल तो बढ़ना चाहिए। पहली बार हो रहा है कि 2020 के तहत वजह से, और इन्होंने जो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम का दायरा बढ़ा दिया है, बहुत सारी संस्थाएं उसमें आई है कि इसके वजह से उसका वो असर हो रहा है। अच्छा, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं टेस्ट का? तो उसको कोई परेशानी, खुद टेस्ट लेने की जरूरत नहीं, आसान है। हाँ। आपने वो देख लिया ऑनलाइन पे। हाँ। जो लड़के जो और जगह नहीं मिला वो वहाँ जाते हैं। यस, इससे क्या हो गया कि एडमिशन जो है वो कम हो गई। अब आपको मैं बताऊं कि लगभग एडमिशन जो है वो इसमें लड़कों की कम हुई, लड़कियों की नहीं कम हुई। और उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा असर हो गया। जो 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, इसमें मैं बताऊं आपको कि आप ये देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ज़्यादा असर हुआ है शेड्यूल का शेड्यूल में। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 25% एनरोलमेंट कम हुई है ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर द centralized test was introduced by under the new education policy by National Testing Agency.
दूसरा इसमें भी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी घट गया है, लड़कियों का भी प्रोपोर्शन घट गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, इसमें एनरोलमेंट में इसका सब डिक्लाइन हो रहा है, decline हर जगह डिक्लाइन। मतलब ये एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का असर है, ऐसा आप ये मानते हैं? एजुकेशन पॉलिसी का डायरेक्ट असर है और उसमें रीजन भी पाए गए हैं, लेकिन हाँ। अमॉन्ग अदर रीजन द मेजर रीजन ये है कि जिस तरह से एग्जामिनेशन करवाते हैं उससे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, शेड्यूल का सेक्शन है, उसको वो परेशानियां उसका आ रही है। हाँ। ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये डिजिटल फॉर्म करने के लिए इकोनॉमिक, वो जो लड़का है गांव से आ रहा है उसको समझ में नहीं आता। हाँ बिल्कुल, वो मिस्टेक करता है वहाँ पे। हाँ काफी मिस्टेक दूसरा होती है। ये है कि उसके पास वो मॉडर्न साधन भी नहीं होते डिजिटल ऑनलाइन के। नहीं, वहाँ नहीं होते। मोबाइल की कमी है, हाँ। इंटरनेट की कमी है। मैंने Yeah. वो ऑल इंडिया के लिए फिगर दिए है कि कितना वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ द रूरल स्टूडेंट हैव एक्सेस टू कंप्यूटर, राइट। एक्सेस टू मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल एंड यस। एक्सेस टू इंटरनेट। तो वो उसके ऊपर ऑनलाइन का एजुकेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो ये सारे मैंने आपको रीज़न दिए हैं कि ऑल इंडिया टेस्ट जो है, एक तो वो महंगी है हाँ। और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट को उसका फायदा नहीं पहुंचता, जिसका असर आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन डिक्लाइन होने में हुआ है, राइट। पोस्ट ग्रेजुएट में भी हुआ है। हाँ। शेड्यूल कास्ट में ज़्यादा हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और मैं ये बताऊं कि शेड्यूल कास्ट में डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोपोर्शन कम हो गया क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया, हाँ। स्पेशली सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। राइट। और यही लड़कों के पास वो डिजिटल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो नहीं होते हैं, इसलिए उनका प्रोपोर्शन घट गया है। डिस्टेंस एजुकेशन में प्रोपोर्शन घटता थोड़ी है। नहीं है। तो ये सवाल ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कमियां हैं, इसके ऊपर ये जो कांग्रेस जनता पार्टी, इन्होंने ध्यान देना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरी सोल्यूशन ये है, बाकी तो और इश्यूज है, वही सोल्यूशन ये है कि भाई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको बंद कर दो। अच्छा, एनटीओ को बंद करना चाहिए? एनटीओ की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छा। पहले जो थी स्टेट लेवल पे उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो करती थी, उसी को ये करना चाहिए। ज्यादातर क्या करना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे टेस्ट करो ना। हाँ, वो तो पॉसिबल है। कॉलेज लेवल पे टेस्ट ले लो, इतना आपको ऑल इंडिया करने की जरूरत क्या है? हाँ, एग्जैक्टली। और जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है या IITs है, वो स्टेट के लिए कोटा दे दो आप कि भाई आप टेस्ट ले लो आपके हिसाब से, 12वीं के मार्क्स लेके और उसको नॉर्मलाइज करके टेस्ट ले लो और आपका कोटा उसमें होता है, उतने कैंडिडेट आप हमें भेज दो। तो ये स्टेट करेगा? ये स्टेट करेगा। जैसे तमिलनाडु सरकार ने किया है ना, तमिलनाडु सरकार ने किया कि उन्होंने क्या किया, कुछ 1-2 साल तक क्या किया कि 12वीं के मार्क्स लिए और उसको नॉर्मलाइज किया। एक मेथड है जो नॉर्मलाइजेशन करने की, क्योंकि किसी एरिया में एजुकेशन अच्छा नहीं है, किसमें बहुत अच्छा है, तो दोनों के मार्क्स सारीखे है तो उसमें परेशानी आ जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनका जो लड़का है, पहले एडमिशन मेथड थी, उनका जो लड़का है उसको 50% मार्क भी हो तो उसको एडमिशन मिलेगी। लेकिन यूपी का लड़का जिनको 70% मिल रहा है, वो DU में आके एडमिशन ले रहा है अंडर ग्रेजुएट पे, उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है वहाँ का 70% वो यहाँ 50% के बराबर है दिल्ली में, क्योंकि फॉर डिफरेंट रीजन टेस्ट नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। अच्छा। 70% को 50%, 60% को और कम। तो ये नॉर्मलाइजेशन मेथड स्टेट फॉलो कर सकता है और 12वीं के आधार के ऊपर विथ नॉर्मलाइजेशन एडमिशन दे सकता है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जिसमें स्टेट को शेयर होता है, उसमें आप हर एक स्टेट का कोटा तय कर सकते हैं और स्टेट को कहिए कि आप अपने जो पहले भी ऐसे होता ही था, वहाँ पहले ऐसे होता, जो आप टेस्ट करेंगे उसके बेसिस के ऊपर आप हमें नाम भेज दीजिए। ये CJP पार्टी ने किया नहीं है। उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये एग्जिस्टिंग नेशनल टेस्ट में ये जो कमियां हैं उससे उनके सजेशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली ये आपने बहुत वैलिड पॉइंट आपने उनको सजेस्ट किया है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है। मैंने ये देखा है कि मैंने जापान, चाइना, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, USA, जर्मनी, स्वीडन, इनकी एडमिशन देखिए। अच्छा, मेथड क्या है। तो बाकी की तो जाने दो, लेकिन यदि आप हमारे एशिया की लेंगे, एक तो मलेशिया है और एक साउथ अफ्रीका है, वो इंडिया के जैसा है। इंडिया के जैसा ऐसे कि
हमारे यहाँ बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमन है, ओबीसी है, राइट राइट नोमैडिक है। हाँ उसी तरह मलेशिया में भी है, हाँ। मलायास और भूमिपुत्रास है, और चाइनीज है, और इंडियन है, हाँ हाँ और साउथ अफ्रीका में भी उसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट के सिवा और भी है। राइट तो उन्होंने जहाँ डाइवर्सिटी है और स्टैंडर्ड वेरी करते हैं और गरीब अमीर तबका होता है, तो उन्होंने ये मेथड फॉलो किए कि नहीं भाई, एडमिशन जो है हम हायर सेकेंडरी के बेसिस के ऊपर देंगे। अच्छा स्कूल का जो लास्ट ईयर है हाँ या 2 साल है उसके बेसिस के ऊपर देंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे और फिर एक स्टैंडर्ड टेस्ट देंगे। तो उन्होंने वेटेज दिया है, तो उसी से वो एडमिशन देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एग्जांपल है मलेशिया और साउथ अफ्रीका का, जो इवन स्वीडन भी 12वीं के मार्क्स लेता है अच्छा और उसको स्टैंडर्डाइज करके एडमिशन देता है। वो मतलब टेस्ट नहीं सेपरेटली आपको इस तरह से एंट्रेंस की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। मतलब ये एंट्रेंस वाला सिस्टम ही बंद होना चाहिए। ये एंट्रेंस का टेस्ट सिस्टम ही बंद होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, राइट राइट हाँ वो अपने लेवल पे कुछ अपने लेवल सब्जेक्ट पे- के लिए यदि हाँ। टेस्ट लेना चाहते हैं हाँ, तो ले ले, कोई ले दिक्कत सकते हैं, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बताओ, हाँ 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो टेस्ट अपना लेती थी, हाँ ये बाद में आ गई। मेरे पीरियड में वो बड़ी है, हाँ लेकिन जेएनयू डीयू में क्या तो एडमिशन की तरीका था, जेएनयू में क्या तरीका था हाँ कि जेएनयू अपनी रिटर्न टेस्ट लेता था। अच्छा हर एक डिपार्टमेंट क्वेश्चनर बनाता था अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हाँ कॉमन नहीं है, यहाँ तो कॉमन है। हाँ तो हर एक डिपार्टमेंट क्वेश्चन बनाता था, और 75 सेंटर इंडिया में थे, अच्छा इंक्लूडिंग ढाका, काठमांडू। हाँ वहाँ जाते थे उनके टीचर, पेपर अच्छा। लेके हाँ टेस्ट लेते, पेपर ले आते, अच्छा चेक करते, उसके बाद फिर दूसरे लेवल पे वो इंटरव्यू बुलाते, ओके क्योंकि फिर वो इंटरव्यू में स्टूडेंट को फेस टू फेस देखते थे। हाँ हाँ इसके वजह से उनको बहुत अच्छे स्टूडेंट मिलते थे। इसलिए जेएनयू का जो नंबर 1 नंबर 2 यूनिवर्सिटी 30 साल में बनी ना, यस यस अब बॉम्बे यूनिवर्सिटी तो 150 साल हो गए, लेकिन इसने 30 साल में 30 साल में क्रॉस कर बहुत- दिया। उसका कारण ये था, हाँ वन ऑफ द रीजन वाज दैट दे यूज्ड टू गेट अ बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट बट दे विल जज इट हाँ एट द यूनिवर्सिटी लेवल। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का था। हाँ अब ये इन्होंने ये कर दिया कि नहीं साहब, ऑल इंडिया में एक टेस्ट होगी हाँ और बाकी वो कोई टेस्ट हाँ, नहीं, वो आप कर लो, वो सब वन सबके लिए नेशन वन जाएगा। टेस्ट या वैसा वन फॉर्मूला है। नेशन वन टेस्ट। अब वो जेएनयू कर दिया भाई, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट के लिए मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जो ये इसको ये चीजें समझे। यस आप- एंगेजमेंट भी आता है उसमें, हाँ, टीचर्स का भी एंगेजमेंट ये आता है भी उसमें, हाँ, बिल्कुल। स्टूडेंट्स का भी आता तो है। मुझे लगता है कि पहली डिमांड तो इन्होंने ये करनी चाहिए कि भाई 12वीं मार्क्स के बेसिस के ऊपर एडमिशन देनी चाहिए, और स्टेट लेवल पे वो हो, सेंट्रल लेवल पे स्टेट का कोटा हो, और वो 12वीं को स्टैंडर्डाइज करने की कोई मेथड हो। इन्होंने नेशनल लेवल की टेस्ट का जो इन्होंने बढ़ाया ना, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये क्या कर रही पता है, इस सरकार की ये क्वालिटी ये है, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन कर रही है एग्जैक्टली, ये उसका कारण है। और सेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है। अच्छा, ये एक मसला हुआ जो लॉन्ग टर्म है। दूसरा मसला है कि बेसिक प्रॉब्लम अब हायर एजुकेशन की, उसको तो एड्रेस करो। हाँ आप बोल रहे हैं कि एजुकेशन को रिफॉर्म करोगे, तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि इनइक्वालिटी इन एजुकेशनल डेवलपमेंट। यस, उस पे तो सीजीपी ने भी कोई बात नहीं कही, बिल्कुल बोली ही नहीं वो कि जो आप एनरोलमेंट लेंगे, जो ऑल इंडिया लेवल पे 30% है, हाँ तो आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब का 14% है, शेड्यूल कास्ट का 21% है। उसमें भी जिनका इनकम कम है, लो इनकम ग्रुप विद इन द शेड्यूल कास्ट और ओबीसी, वो बड़ी मुश्किल से 12-13% है। और जैन का कितना है? 75%। हाई कास्ट का कितना है? 41%। अच्छा, और जिनका इनकम लेवल ज़्यादा है उसका और ज़्यादा है, 50-60% है। तो और ये सारी जो डिस्पैरिटीज हो रही है, उसका एक कारण जो है प्राइवेटाइजेशन है। राइट, कि आज 50% यूनिवर्सिटी, 65% कॉलेजेस, 75% स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जिसमें ट्रेनिंग विनिंग दिया थे, ये सारे प्राइवेट बन रहे प्राइवेटाइज हो गए, हैं, जिसमें फी ज़्यादा है। और उसमें जो लो इनकम ग्रुप का लड़का नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पाता एग्जैक्टली। अच्छा, वो सारे प्रोफेशनल कोर्सेज देते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हाँ हाँ, तो उनको एजुकेशन अटेनमेंट ही लो नहीं है, तो एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन भी कम है, एग्जैक्टली, स्किल एजुकेशन भी कम है। तो ये आज की तारीख में ये ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन क्राइसिस में है एक तरीके से। स्कूल लेवल पे तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, जितने स्कूल बंद हो रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी तो आपकी नीति आयोग की भी रिपोर्ट आई कि लगभग 94,000 टीचर्स की कमी है।
उसको और फिलअप वो नहीं कर आपने रहे, देखा है पास्ट स्टेट में स्कूल के बच्चे एजुटेशन कर रहे हैं। एजुटेशन कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जयपुर में छोटे क्या, छोटे झारखंड बच्चे, में क्या, छोटे बच्चे, वो क्योंकि वो फील कर रहे हैं, हाँ चाहिए उनको चार टीचर, हाँ एक ही टीचर पढ़ा रहा है। यस यस, इवन अच्छे टीचर तो छोड़िए, ये टीचर तो नहीं है, साथ साथ में अच्छे क्लासरूम्स भी नहीं है, कोई ठीक है बेसिक ना? फैसिलिटीज भी नहीं है। फैसिलिटीज भी नहीं है। तो क्वालिटी इक्विटी का मसला जो है वो आपको एड्रेस करना होगा, और उसका सोल्यूशन जो मुझे लग रहा है कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के अंडर हो, प्राइवेट एडेड हो, राइट, लेकिन सेल्फ फाइनेंसिंग जो है प्राइवेट उसको रोकना चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। बिल्कुल। यदि रखते हैं, मान लीजिए, क्योंकि मेरी ये समझ है कि प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन कम करना बड़ा मुश्किल है। उसका कारण ये है, मैं बताऊँ आप, कि जो नीतियाँ बना रहे हैं उन्हीं की संस्थाएं हैं, जी, और वही बेनिफिट लेते हैं। हाँ वही बेनिफिट इंग्लिश में उसको कहते हैं कि सेल्फ एनलाइटन इंटरेस्ट, कि वो एनलाइटन इसलिए कि मुझे मालूम है कि ये नीति बनने से मुझे फायदा होता है। लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि जो लड़का मेरिट के बेसिस के ऊपर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में दाखला मेरिट में आया है, उसको को भाई लो इनकम का है तो हम आपको कुछ नहीं चार्ज करेंगे, राइट, आपको फीस देंगे, हॉस्टल देंगे, तभी भी फायदा हो सकता है। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये डिमांड मेरा ख्याल है जनता पार्टी ने, इशू ने कॉकरोच पार्टी में डील करना चाहिए। दूसरा जो है मसला क्वालिटी का मसला है, तो क्वालिटी को भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उसमें ये एक प्रॉब्लम जो क्वालिटी का है, जिसने एजुकेशन को बिल्कुल खोखला कर दिया है, वो स्केर्सिटी ऑफ फैकल्टी। ये टीचर को ही अपॉइंट नहीं कर रहे लगातार, हाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एग्जैक्टली। तो वो उसका प्रपोर्शन जो मैंने आर्टिकल लिखा था न्यू इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें दिया है 50 to 55% जो है वो वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में भी हुई है। अच्छा, मैं ये बताना आपको भूल गया अमन, सबसे ज़्यादा डिक्लाइन इन अंडर ग्रेजुएट एनरोलमेंट महाराष्ट्र में हुआ। अच्छा, 6%। अच्छा, कंपेयर टू अदर स्टेट। उसके फॉलो है दिल्ली। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो बहुत प्रचार कर रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये हो रहा है, लेकिन ये देखिए कि जो इसका न्यू डिसएडवांटेज, एजुकेशन पॉलिसी की वजह से जो एनरोलमेंट ऑल इंडिया लेवल पे डिक्लाइन कर गई 0.27% से, यहाँ 6% से हुई है। इसका मतलब यहाँ हायर एजुकेशन में और प्रॉब्लम है। तो पहला सोल्यूशन ये है कि पहले फैकल्टी ये रिक्रूट करें, जितनी भी वैकेंसीज है उसको भरे, उसके अलावा फिर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हो। तीसरा जो इशू है, जो मैं फंडामेंटल ये करा कि करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो भी बदलना, वो भी उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो है उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे एक विशिष्ट रिलीजन का टीचिंग हो रहा है। उसमें ब्राह्मणिकल रिलीजियस लिटरेचर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें गीता है, मनुस्मृति है, वेदास है, ये पढ़ाया जा रहा है कुछ कोर्सेस में। तो ये 3 इशू मेरा ख्याल है चैलेंज है भी हायर एजुकेशन को। एक, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन अटेनमेंट, दूसरा इनइक्वालिटी इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तीसरा जो है जो रिलीजियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यस यस, उसको एड्रेस, शिक्षा का धार्मिकीकरण जो हो रहा है, क्योंकि डार्विन्स थ्योरी निकाल दी गई है, न्यूटन्स के लॉ की भी कोई जरूरत नहीं है अभी शिक्षा में। तो आपने जैसे कहा कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये जो पार्टी जो है ना, इन्होंने पैचवर्क नहीं देना चाहिए, जो उन्होंने कहा कि ऐसा करो ऐसा करो, बेसिक फंडामेंटल इशू को भी एड्रेस अभी तो करना चाहिए। बहुत नए हैं, और शायद एक इंस्टाग्राम में कुछ जेनजी इकट्ठा है और उससे ये आंदोलन खड़ा हुआ। मुझे लगता है कि उन्हें समय लगेगा, लेकिन आपने जो सजेशंस दिए जरूर है कि वो बेहतर उस पर वर्कआउट करें। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी आता है, क्योंकि आप यूजीसी के चेयरमैन भी रही हैं, शिक्षा आपके समय में काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी तैयार हुई, लेकिन शिक्षा का जो डिक्लाइन हो रहा है भारत में, जिस तरह से आपने अभी बातें कही, फैकल्टी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहा है या फिर टीचर अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो ये जीडीपी शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ये हाँ, जो फैकल्टी ना भरना, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में, कॉलेजेस में, इसकी वजह यह है कि जो अलोकेशन है हायर एजुकेशन को जो होना चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन अब घट गया है। हाँ, काफी इस सरकार के रहते हुए 2014 के बाद अलोकेशन टू हायर एजुकेशन घट गया है। वो एब्सोल्यूट फिगर में भी घट गया है। पहले स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को पैसा मिलता था, अब लगभग पैसा मिलना बंद हो गया है। बहुत ही सिलेक्टिव हुआ है।
हमारे ज़माने में 5 या 6 रीजनल सेंटर थे। अच्छा। महाराष्ट्र के साउथ इंडिया के लिए इसमें था, हम्म पूना में था, हम्म गोवा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हम्म, ये सारे के सारे 5 सेंटर बंद कर दिए। वो पैसे अच्छा। डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे। अच्छा। और जो राधा जी कोठारी कमीशन ने कहा था कि भाई कम से कम आप हायर एजुकेशन पे जीडीपी का 6% आपने एलोकेट करना चाहिए, हाँ 4% स्कूल एजुकेशन पे, अच्छा। 2% हायर हायर, एजुकेशन। ओके। आज जो है हायर एजुकेशन पे, जहाँ तक मुझे लगता है, ये 0.3% के नीचे है। 0.3% के नीचे। अच्छा। तो पैसा ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? 2% का और 0.3%। अच्छा, इसका बहाना ये दिया जाता है, मैं वो बहाना इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, पैसा कैसे नहीं है? इसमें पैसा कमी होने का कारण नहीं है, हाँ बिल्कुल, प्रायोरिटीज का कारण। प्रायोरिटीज का कारण है। आपकी डिफेंस के ऊपर प्रायोरिटी है, हाँ, डिफेंस में सबसे अधिक पैसा जाता है। और बाकी और एरिया पे प्रायोरिटी है, लेकिन एजुकेशन पे नहीं, जो बेसिक नीड है। बेसिक नीड है, हाँ। तो ये जो, क्योंकि उसकी वजह है कि नहीं हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, और जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको हाँ, नहीं पढ़ना है तो वो हाँ। तो मेरा ख्याल है पहले तो यह है कि अलोकेशन टू द हायर एंड स्कूल एजुकेशन शुड बी एटलीस्ट 6%। और मैं ये बताऊँ आपको, 6% का भी फिगर कोठारी कमीशन ने कहा था कि भाई इतना देना चाहिए, और फिर उन्होंने कहा था कि 85-86 में इसको रिव्यू करो और अच्छा। बढ़ाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ओके। जो एनरोलमेंट बढ़ाना है तो हाँ। वो तो रिव्यू तो किया ही नहीं हमने, हाँ, लेकिन कोठारी का यदि लेते हैं तो उसके हिसाब से भी बड़ी बुरी हालत है। राइट तो मेरा ख्याल है बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन है हायर एजुकेशन की। राइट। तो एक अंतिम सवाल मेरा है, क्योंकि थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ मैं, कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने शिक्षा के सुधार पे चर्चा की, आपने कुछ सजेशंस भी दिए। हम देखते हैं कि यूपी में इस वक्त कावड़ का माहौल है, बहुत सारे बच्चे सड़कों पे धूम करते हैं, काफ़ी जो भी करते हैं। और दूसरी तरफ हमने दिल्ली में देखे कि अपने अधिकारों के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये डिस्पैरिटी भारत की जो हमें चित्र नजर आते हैं। एक जगह बच्चे अपने एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह बच्चों को कोई एजुकेशन नहीं, स्कूल बंद हो रहे हैं। मतलब कावड़ के समय 9-9, 8-10 दिन स्कूल बंद होते हैं। तो ये कितना निराशाजनक चित्र है देश के लिए। ये तो बहुत ही गलत बात है ना ये। मैंने कहा है आपको कि जो धार्मिकरण जो एजुकेशन का हो रहा है, हाँ तो वो तो कंटेंट का तो हो ही रहा है, हाँ करिकुलम फ्रेमवर्क का, लेकिन बिल्कुल। उसकी जो प्रैक्टिसेस है हाँ स्कूल से रिलेटेड जो है, स्कूल में भी जो है वो स्कूल में आ रही है, और स्कूल के बाहर भी रिलीजन के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट कवड़िया जो है वो इम्पोर्टेंट रादर देन टीचिंग। हाँ, rather than तो teaching। इसका कारण यही है कि जो धार्मिकरण जो एजुकेशन का हो रहा है, और एक पर्टिकुलर रिलीजन का हो रहा है, एग्जैक्टली। वो उसका कारण है। और जो जनरल डिसकंटेनमेंट आप जो देख रहे हैं जंतर मंतर पे, मेरी अपनी समझ ये है, मैं बताता हूँ आपको, कि पिछले 14 साल में, और स्पेशली पिछले 10 साल में, स्टूडेंट और यूथ कुछ चीज़ें महसूस कर रहा है। अच्छा। डिक्टेटोरियल डिसीजंस है, डेमोक्रेटिक तरीके से है, लेकिन डिक्टेटोरियल। तो ये फैसिस्ट टेंडेंसी जो है ना, उसका एक कारण ये होता है। यदि आप इटली का एग्जांपल ले लें, और इवन जर्मनी का भी ले लें, इटली का पर्टिकुलरली, क्योंकि मुसोलिनी ने एक बुकलेट लिखी है, व्हाट इज फैसिज्म। उसमें 2 प्रिंसिपल बहुत जरूरी है कि नेशन को बहुत इंपॉर्टेंट दे दो आप, साइकोलॉजिकली नेशन, राष्ट्रीयता, लॉयल्टी विथ नेशन, लेकिन वैसे उसका कोई मतलब नहीं है, इमोशनल टाइप के है। दूसरा यह है कि यदि आपको कंट्रोल करना है तो सेंट्रलाइजेशन करो। तो आप देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन की बहुत सारी पॉलिसीज आई हुई है। सेंट्रलाइज एडमिशन 2017 में उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखता है, लेकिन और भी चीज़ें है उसमें। तीसरा और सब इम्पोर्टेंट ये है कि नेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर इंडिविजुअल राइट। ये फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस योर व्यू, राइट टू कन्वर्ट, राइट टू ईट फूड, राइट टू वियर क्लोथ विच एवर यू लाइक। वो जो धर्म के नाम पर भी और अदरवाइज भी जो इंडिविजुअल राइट है, इंडिविजुअल के जो उनके फंडामेंटल राइट है, उसको रिड्यूस करता है। ये एक फैसिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और आप देखेंगे 10 साल में यूथ के जो राइट्स है वो वेरियस फॉर्म में कम हो रहे हैं। तो ये जो डिस्कंटेंट जो है वो यूथ में उसके वजह से भी है।
एजुकेशन ने उसको और फ्लेयर अप किया है, लेकिन जो डिसकंटेनमेंट यूथ में जो है, वो स्टूडेंट में जो है कि भाई उसको जो फ्रीडम मिला है पिछले 75 साल में, राइट, वो फ्रीडम कर किया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ वट एवर गवर्नमेंट किया। मुझे लगता है वो है, इससे फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक राइट्स एंड स्विच ओवर टू द फैसिस्ट एलिमेंट। यस। तो ये थे प्रोफेसर डॉक्टर सुखदेव थरस सर, जिन्होंने देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए और साथ साथ में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण सजेशंस भी दिए हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार कितना एक्सेप्ट करेंगी नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पहले कहा जाता था कि इस देश में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन इस आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का ही इस्तीफा हुआ और शिक्षा पे ही बहस छिड़ी हुई है। तो सीजीपी हो, अभिजीत दीपके हो, रंका हो, या फिर सोनम वांगचुक हो, या फिर देश के तमाम ऐसे लोग जो शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, सुधार में काम करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सबको समान अधिकार मिले, समान जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स सर ने आज दिए हैं। मुझे लगता है कि इस पॉइंट्स के साथ आप अपने डेपुटेशंस अगर सरकार के पास जाए तो डेफिनेटली सरकार झुकेगी भी और शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव ज़रूर आ सकता है। सर, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आवाज जी।